हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको बोला था मैंने कि ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जैसे कि हमें भी ये चीज़ें पता हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो यूजुअली सभी को पता होती हैं कि अर्थ जो है वो 71% वाटर से ही भरा हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए जो 39% हैं वो वही उतने लैंड है और उसी में हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब रहते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू कांस्टेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि जब जो कांस्टेंट इवापोरेशन हो रहा है वाटर का, वाटर वेपर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसे कि कॉन्स्टेंटली हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, सो वाटर वेपर जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, देन और इसके बाद है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। यानी कि जो हमारा वाटर वेपर है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा रोज़ का वेदर कैसा होगा। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे सीजन्स होते हैं, सीजन्स में अलग अलग बदलाव होते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें पता चलता रहेगा कि हमारा आज का दिन वेदर कैसा होगा। ठीक है, देन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। ओके, यानी कि जो वाटर वेपर है वो एयर को मॉइस्ट करता है। यानी कि आपने जैसे देखा ही होगा कि जब ठंडी का मौसम रहता है या बारिश का मौसम रहता है तब हमें यूजुअली हवा भी ऐसे अजीब से थोड़ी सी गीली गीली सी लगती है, राइट, मॉइस्ट सी लगती है। तो इसलिए ये सब होता है वाटर वेपर की वजह से, जो कि गर्मी में नहीं होता है। तो इसलिए गर्मी में हमें हवा बहुत कड़क सी लगती है, ऐसे धूप से बहुत मतलब लू से बहती है। ठीक है, देन द मॉइस्चर इन द एयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। यानी कि जो एयर में जो एटमॉस्फेयर होता है, मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया ह्यूमिडिटी का। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि कुछ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज़ अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है एयर में वो एक टेम्परेचर पे लिमिटेड होता है कि इतना ही वाटर वेपर एयर कंटेन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सो इफ द अमाउंट एक्सीड्स द लिमिट द एक्सेस वेपर कन्वर्टेड इट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। यानी कि जब हमारा लिमिट्स जो है वो एक्सीड हो जाते हैं, यानी कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में वाटर वेपर जो है हवा में आ जाता है, तो वो जो वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पत्तियों पे पानी, छोटे छोटे पानी के टुकड़े रहते हैं, तो वो ऐसे ही रहता है कि वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि एयर एक लिमिट तक ही मॉइस्ट कंज्यूम कर सकता है, उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इट इज़ सेड टू बी द सैचुरेटेड विद वेपर एट दैट टेम्परेचर। यानी कि एयर जो कंटेन करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड विद वेपर एट द टेम्परेचर। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। यानी कि जो अमाउंट ऑफ वेपर होता है, यानी कि कितना वाटर वेपर है, उसे हम सैचुरेट करते हैं एयर में। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक कि इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस इट कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। यानी कि अगर हवा एकदम ड्राई है तो हम 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एयर मतलब अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है 40 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि जब हमारा वेदर 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा तब द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। ठीक है, तो इसके बाद है इफ़ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स द लिमिट द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। यानी कि जब वेपर एक्सीड हो जाने कि बढ़ जाता है तब एडिशनल वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि वो ड्रॉपलेट फॉर्मेट में चला जाता है। हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसिंग। यानी कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब वो सिर्फ 14.7 ग्राम वाटर वेपर ही पर किलोग्राम के बेसिस पे ड्राई एयर कंज्यूम कर सकता है, बाकी का कंडेंस हो जाएगा विदाउट कंडेंसिंग। जो बचा हुआ होगा वो कंडेंस हो जाएगा। सो इफ द वेपर कंटेन्ड इन एयर इज लेस दैन द मैक्सिमम लिमिट देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड।
सो यहाँ पे गिवन है कि अगर हमारा वेपर जो है वो मैक्सिमम लिमिट अगर एयर की लेस देन मैक्सिमम लिमिट वो कंटेन करता है देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो तब उसको हम एयर को अनसैचुरेटेड कहते हैं। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called as dew point of the temperature. यानी कि जब unsaturated air जो है वो certain temperature पे ली जाती है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर जब रीच करता है एक सैचुरेटेड वेपर के साथ, तो उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, पर हमने जो यहाँ पे समझा ये उसी का एक डेफिनेशन फॉर्मेट है जो आपको लर्न कर लेना होगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम। अगला आगे आपको कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूलाज वगैरह गिवन हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आता है द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि जो वेपर कंटेंट है एयर में वो मेजर किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के फॉर्म में उसे मेजर किया जाता है, उसका मेजरिंग यूनिट है, ओके। देन आफ्टर दैट द मास ऑफ द वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि जो मास ऑफ वेपर होता है वो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है एयर के, सो उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। देन जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। इसे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम उसके यूनिट को लिखते हैं। मतलब जैसे अगर आप नंबरिकल सॉल्व कर रहे हो या फिर आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ की है तो उसके आगे यूनिट आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब देना पड़ेगा, बिकॉज एक तो वो लिक्विडिटी फॉर्मेट में रहता है, इसलिए हम इसको किलोग्राम से मेजर करते हैं। देन द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर in the air, but it also depends on how close the amount is for making the air saturated with vapor. It means that it depends on temperature of the air also. यानी कि जो feeling of humid होता है, यानी कि जो ड्राई एयर होता है, ड्राई नेचर का एयर होता है, वो सिर्फ वाटर वेपर पे के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने क्लोजली सैचुरेटेड है, यानी कि वो एयर कितना वेपर कितना सैचुरेटेड है उस पर भी वो डिपेंड करता है। इस वजह से इसे बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो एयर पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर to the required to make the air saturated with vapor at that temperature is called as relative humidity। तो आपको ये एक डेफिनेशन मिल गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, आपको ये लर्न कर लेना है। और ये ड्यू पॉइंट का ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर का है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना है, ठीक है। तो आपको ये, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर नोट्स हैं या फिर अगर नोट्स नहीं भी हैं तो आप इसको टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसको नोट्स बना सकते हो। आपकी नोटबुक होगी, उसमें आप इसे इजीली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और बाकी वीडियो में आपको मैं समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो आगे अभी ये रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है या फिर आपको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब सिर्फ यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि रेशियो का मतलब होता है, ये अपॉन में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसे हम रेशियो बोलते हैं, राइट, मैथ्स में। तो यहाँ पे यही चीज़ जो यहाँ पे गिवन है, इसी को यहाँ पे मतलब थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया है, और वही आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन हो जाता है, राइट। तो या तो आप इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला, तो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, और डेफिनेशन भी आप इस तरीके से इसे फॉर्म कर सकते हो। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ो और इसको पढ़ो तो ये सेम ही है, राइट। तो या तो आप इसे याद कर लो या तो ये डेफिनेशन याद कर लो। ये डेफिनेशन से आप ये फार्मूला बना सकते हो, और ये फार्मूला से आप ये डेफिनेशन बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या याद करना है, ठीक है। ये परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ नेगेटिव गिवन वॉल्यूम and upon mass of vapor needed to make the air saturated in that volume into 100, ओके। तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो हो गया, ये इतना हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। अभी देखते हैं आगे और क्या है इसमें। देन ये आपके नेक्स्ट पेज पे आता है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ ड्यू पॉइंट इज 100%, ठीक है। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60% वी फील दैट द एयर इज़ ह्यूमिड। यानी कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से ज़्यादा होती है तो हम उसे
एयर ह्यूमिड एयर कन्फर्म कर देते हैं। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% वी फील दैट द एयर इज ड्राई। ठीक है, तो 60% से अगर नीचे है तो एयर ड्राई होगा। तो ड्यूरिंग विंटर सीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे विंटर सीजन में तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक वाइट ट्रेल जैसा आपको फ्लाई करते हुए नज़र आएगा, यानी कि उससे हम फॉग जैसा बोलते हैं, क्लियर स्काई में आपको दिखेगा। सो एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज्ड बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, यानी कि जैसे प्लेन फ्लाई करता है विंटर सीजन में तो वेपर क्या होता है, रिलीज होता है एरोप्लेन से और वो कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म कर लेता है। सो इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ वाइट ट्रेल फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर टू डिसअपियर, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सराउंडिंग्स में ज़्यादा है, तो वो जो प्लेन से निकला हुआ आपका वाइट ट्रेल होगा वो डिसअपियर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज लेस, यानी कि अगर कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है so either the size of the white trail may small or it may be even get form, may not even get form, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो हो सकता है कि या तो वाइट ट्रेल बहुत छोटा बने और या तो ऐसा हो कि वो बने ही ना। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। इसके बाद आपको ये दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड फॉर अ वाइल, ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो आप कभी भी देखोगे तो वहाँ पे ऐसे या तो आपको बबल सा दिखेगा छोटा छोटा, या फिर एकदम वाइट कलर का एक लेयर सा दिखेगा, राइट। तो ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ईजी हैं ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो हमें अभी फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन करो तो मैं एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन कर दूंगी। आपका इतना एक्सपेरिमेंट है, इनफैक्ट मैं करके भी दिखा सकती हूँ बिकॉज ये ईजी है, इसके लिए कोई लैब की ज़रूरत नहीं। ये मतलब आप अपने घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे अभी यूनिट ऑफ हीट, और ये हमारा होगा आज का आखिरी टॉपिक ये वीडियो का। अगले वीडियो में हम आगे का एक पार्ट आई थिंक देखेंगे, उसके बाद लेसन ख़त्म होने को है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। सो यहाँ पे आता है यूनिट ऑफ हीट। द यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल एंड एसआई यूनिट कैलोरी इन सीजीएस यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट में जूल होता है और कैलोरी सीजीएस यूनिट में होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के यूनिट्स होते हैं जिसे हम यहाँ पे इसमें हीट के लिए जूल के लिए यूज़ करेंगे और सीजीएस यूनिट को हम कैलोरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है यूनिट्स में, बिकॉज ये न्यूमेरिकल बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके प्रैक्टिकल बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें कंपलसरी ये यूनिट्स यूज़ करने ही होते हैं, अदरवाइज हमारे मार्किंग्स भी कम हो सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called as 1 calorie of heat, यानी कि यहाँ पे 1 calorie of heat का definition given है। ठीक है, then after that similarly the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called as 1 k calorie heat। तो 1 k calorie heat और 1 calorie heat का दोनों का यहाँ पे आपको ये 1 कैलोरी हीट और ये 1 k कैलोरी हीट का आपको डेफिनेशन गिवन है। सो इट इज़ क्लियर दैट 1 k कैलोरी इज 1000 कैलोरी, राइट। तो ये तो क्लियर है, तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो ये गिवन है आपका ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक दो आपके लिए दिए हुए हैं यहाँ पे ट्राई दिस में। तो यहाँ पे जो आपको ये ट्राई करना कंपलसरी है, बिकॉज जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे आपको ना यूनिट्स के बारे में समझेगा और ना ही आपने जो ऊपर पढ़ा है उसके बारे में समझेगा। ठीक है, तो इसे ट्राई करिए ज़रूर। ओके, देन इसके बाद आप यहाँ पे हमने यूनिट्स पढ़ लिया। देन यहाँ पे हमारा है ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर में है if we heat 1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific temperature range while defining the unit of heat. Calorie and joule are related by following relation. 1 calorie is equals to 4.18 joule.
तो ये आपको 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल याद रखना है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में मतलब यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे दिया हो कि अगर हम 1 किलो पानी गर्म करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, टेम्परेचर अलग अलग रहने दो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, सो अमाउंट ऑफ हीट जो है रिक्वायर्ड है वो कुछ अलग होगी। मतलब इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू डिफाइन द स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर में अगर आप पानी को गर्म करते हो तो उसका जो रेंज होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। इसीलिए हमें एक पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम इसी डिग्री सेल्सियस पे, इसी टेम्परेचर पे हम पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तभी वो प्रॉपरली गर्म होगा। ओके, देन यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। सो यहाँ पे है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है, यानी कि ये जूल हम जो पढ़ते हैं यूनिट, उसके साइंटिस्ट, उसका नाम इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर से पड़ा था। 1818 से 1889 तक ये इनका बर्थ था। ही वॉज द इनका मतलब ये टाइम पीरियड तक थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर appears as heat energy, and also that energy can be converted from one form to another. Conversion of heat energy to work gives the first law of thermodynamics. The unit of heat is also called as joule after him, यानी कि इनके बाद इनके मतलब ये जब 1889 में जब इनकी डेथ हुई, इसके बाद जूल जो है इनके नाम पे यूनिट रखा गया था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको समझ में आ रहा हो, मेन थिंग वही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगले वीडियो में हम आई थिंक लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन कवर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।